नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अविनाश, आप लोगों का भाई, आप लोगों का दोस्त। फाइट फॉर मैन ग्रुप है एक जो हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम जो पीड़ित पुरुष हैं, जो आजकल इतने मैटर चल रहे हैं, डिवोर्स केसेस के मैटर चल रहे हैं, फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं, तो हम उन भाइयों को सपोर्ट करते हैं। मेंटल सपोर्ट जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको बताते हैं कि क्या रहा है, इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम चाहेंगे कि हमारे भाई लोगों को जितने मैक्सिमम हम लोग रीच कर पाएँ, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए और उनको एक बिलीफ आए, एक ट्रस्ट आए अब हमारे लीगल सिस्टम पे, जहाँ पे कई चीज़ें हैं जो मेंस को भी सपोर्ट करती हैं। इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट हम लोग कैसे वो केसेस को लेके, अपने मैटर को लेके जा पाते हैं। मेरे साथ हैं हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह। तो ओवर टू यू मनीष जी। मनीष जी नमस्कार सर। प्लीज़ हमें ये बताइए कि आजकल आप सुन रहे होंगे इतने सारे डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन रिसेंट पास्ट ओवर द लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स आप देखेंगे यहाँ तक इतने मिसयूज़ भी हो रहे हैं लॉ के। ओपनली यहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन में आने के बाद, या फिर उनके कत्ल हो रहे हैं। किस चीज़ की कमी आ रही है या क्या हो रहा है, किन कारणों से इतने केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। एक्चुअली सही से कहा जाए तो हमारे समाज में शिक्षा के साथ साथ एक कुरीति भी आ गई, जिसे डिवोर्स का नाम दिया गया। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स की परिभाषा है, मगर हिंदूज़ में कहीं डिवोर्स के शब्द नहीं मिलते थे। जी बिल्कुल। आज के वक्त में जिस तरीके से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं डिवोर्स की, फैमिली डिस्प्यूट के, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, आने वाले वक्त में अगर इसको सही से बैलेंस नहीं किया गया तो हर दूसरे घर में ये स्थिति होगी। पुरुष परिवार लाता है, शादी लाता, बच्चे पैदा करता है, बड़ा करने का प्रयास करता है, वो कमाई कर रहा होता है, परिवार नहीं बचा पाता। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरीके से न्याय का दुरुपयोग करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए हम अपने परिवार को खो देते हैं। महिलाओं के पक्ष में न्याय है, कानून है। पुरुष चाहते हुए भी अपने लिए कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाता, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाता, डिप्रेशन में आता है। इस तरीके से उसके साथ पूरे परिवार को फंसाया जाता है। कहीं न कहीं कानून बना था, उसका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को न्याय मिले, पर उसका दुरुपयोग करते हुए पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आने वाले वक्त में अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो परिवार में बिखराव के साथ साथ समाज का भी बिखराव होगा। सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है जब उसको अपने ही बच्चे से मिलने नहीं जाता है, उसके ही नाम पे उसके माँ बाप, उसके भाई बहन के खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, जिसके कोई सबूत एविडेंस उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी वो कंसिडर किया जाता है एज ए क्राइम। सर आपने अभी कहा कि समाज में जो है एक इम्बैलेंस आ जाएगा। सर आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसमें अगर लिंग भेदभाव अगर नहीं होना चाहिए, अगर लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल अगर हम ये मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या भेदभाव होता है? एक्चुअली देखिए, पहले जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कानून बनाए गए, जिसका ये कोशिश किया गया था कि महिलाओं का उत्पीड़न न हो, पर उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए अब वो महिलाओं के उत्पीड़न नहीं होकर पुरुषों के उत्पीड़न का साधन बन गया। सर ये क्या पहले ज़माने में क्या सुपर्णखा नहीं होती थी, या कैकेयी नहीं होती थी, या फिर मंथरा नहीं होती थी? हर पक्ष हमेशा रहा है। हाँ, तो इसमें ये क्यों बोला गया कि पुरुष ही हमेशा से जो है प्रताड़ित करता था? प्रताड़ना तो हमेशा से होती हैं, चाहे कभी। हर पक्ष हमेशा रहा है। एक्चुअली पीछे अगर आप उठा के देखेंगे तो सती प्रथा, बहुविवाह जैसी कुरीतियाँ आई थी हमारे समाज में, इनको कोप अप करने के लिए इस चीज़ को रखा गया था, लाया गया था, कानूनों को लाया गया था। मगर उसमें सुधार तो हुआ, पर उसका दुरुपयोग भी होना शुरू हो गया। ये आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हाँ उसमें सुधार हुआ, लेकिन क्या हमें अपने रिफॉर्म, अपने लीगल लॉज हमेशा फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ प्रैक्टिस जो है चेंज करते रहना चाहिए? या तो हम लोग या तो न्यायालय के सामने जो है पूरा स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी गलती है, या फिर एक अभी भी कहीं ना कहीं वेटेज वुमेन को दिया जा रहा है? वेटेज दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, इसमें
कोई दुराय नहीं है। सर लेकिन अगर न्यायमूर्ति को अगर हम देखें तो उसमें जो हाथ में उनके जो वेइंग स्केल रहती है, जो इक्विलिब्रियम जो होना चाहिए कि दोनों समान पक्ष है, तो उसमें अगर आप एक साइड में अगर वेट डाल देंगे तो इम्बैलेंस तो आएगा ही। सोसाइटी में इम्बैलेंस तो वैसे ही आ रहा है। इम्बैलेंस एक्चुअली हमारी सोसाइटी जो थी पहले पुरुष प्रधान हुआ करती थी, सभी जानते थे, और सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का उनको अवसर देने के लिए बनाई गई थी लॉ। ठीक है, महिलाओं को एक बराबर अवसर देने के लिए बनाए गए सारे अधिकार थे, पर अब उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, उसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। कोर्ट भी कहता है, कई बार कोर्ट ने कहा है, एनसीआरबी डाटा भी कहता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में पुरुषों की सुसाइड की जो स्थिति है वो 4 टाइम ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू वुमेंस। करेक्ट। तो एनसीआरबी डाटे के अगर आप लेके चलते हैं तो ये माना जाता है कि वो एक सरकारी और गवर्नमेंट का डाटा है जी। उसमें अभी जैसे 2024 के एनसीआरबी डाटा में दिखाया था कि 81.5 या 6% जो है वो मेंस ने कमिट किया था सुसाइड, और बाकी जो है 19 पॉइंट समथिंग वो था वुमेंस। होने का फ़र्क है जी। और उसका रीज़न यही है कि एक पुरुष जिस दिन उसके ऊपर केस लिखा जाता है, चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, सबसे पहले उसके थाने शुरू होती है उसके ऊपर प्रक्रिया दबाव बनाने का, और वो दबाव कहीं ना कहीं उसके ऊपर न्यायालय तक पहुँचता है जी। तो इस संदर्भ में अगर हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेके अगर चलें तो आने वाली जनरेशन जो इस समय अब शादी के नाम से कतरा रही है या डर गई है, समाज में ये एक डर पैदा हो गया, कहीं हमारे डिवोर्स केसेस होने लग गए या कहीं हम गलत केसेस में ना फंस जाएं, तो आप आने वाली जनरेशन को क्या सलाह देंगे? कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि युवा पीढ़ी में डर है। अतुल सुभाष, विकास जैसे बहुत से नाम आएंगे, आपको A to Z देखते जाएंगे तो आपको पिछले 4-5 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में संख्या है। किसी को ड्रम में पैक कर दिया गया, किसी को सांप से कटवा दिया गया, किसी को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया बाय द मिसयूज ऑफ लॉ, बाय द प्रेशर ऑफ द लॉ, राइट। बट अगर हमें आने वाली पीढ़ी के अंदर ये वापस रिस्टोर करना है कि शादी में उसको उसकी रुचि वापस शादी में और परिवार बसाने में लाना है, तो हमें कहीं न कहीं इस कानून में समय समय पे संशोधन करने पड़ेंगे। इस कानून को सही तरीके से लागू कराना पड़ेगा। किसी एक पक्ष के हित के लिए दूसरे पक्ष का अहित नहीं कर सकते जी। एट द सेम टाइम ये भी कई बार देखा गया, और हमारे जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी 1-2 बार पिन पॉइंट किया है कि यहाँ पे अधिवक्ताओं का काफ़ी बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जब कोई कपल अगर आता है डिवोर्स केसेस के लिए तो उसको जो मैटर को एग्जिजरेट ना करते हुए उन लोग को एज अ मीडिएशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मीडिएशन रहें। और न्यायालय का उद्देश्य ही होता है कि मीडिएशन करके केस खत्म किया जाए, क्योंकि कभी भी न्यायालय नहीं चाहता है किसी भी केस को लंबा लिंगर ऑन किया जाए। तो ये मैटर तो हर मैट्रिमोनियल केस में मीडिएशन जो है मैंडेटरी की जाती है। कोशिश किया जाता है कि मीडिएशन हो जाए, और मीडिएशन होने के बाद उस केस उनका समझौता निकल जाए, चाहे वो अगर साथ रहने को राजी हो तो हो जाए और ना राजी हो तो भी हो जाए। बट कई बार केसेस को या सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर उसको पीड़ित प्रताड़ित करने के लिए, उस केस को लंबा खींचने के लिए दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष के द्वारा कानून के विभिन्न प्राविधानों का प्रयोग करते हुए लंबा खींचा जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। मोस्टली पुरुष ज़्यादा इसमें पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनके पक्ष में हक में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था नहीं है जी। तो अगर जिस्ट अगर इसकी निकालूँ तो हमारे पास प्रावधान है, हमारे पास प्रोविज़न है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसका दुरुपयोग करके जो है कहीं ना कहीं उसको चीज़ें लिंगर होती हैं। कोर्ट ने माना है कि इस कानून का, महिला सुरक्षा कानून का या महिलाओं की सुरक्षा के जो भिन्न कानून बने हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो होता है वो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष के परिवार होता है, जिसमें उसकी माँ होती है, उसका पिता होता है, उसका बहन होता है, उसके भाई होते हैं, और उसके साथ साथ उसका सामाजिक स्तर भी गिरता है। इस चीज़ को अगर देखते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें अपने कानून में, हमें अपने सामाजिक ताने बाने में, पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है। सर बिफोर वी गो, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर पूछूंगा। सर इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और इतने जब हम लोग रिसेंट पास्ट में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉल्स केसेस आ रहे हैं और इतने मतलब मिसयूज़ हो रहा है, तो इसका
जो दुरुपयोग करते हैं तो उनके लिए कोई सज़ा है? और बिल्कुल है, हमारे कानून में बिल्कुल इसकी व्यवस्था की गई है। और समय एक्चुअली होता क्या है, समझौता हो जाता है तो आदमी सोचता है कि क्यों कचरे में पड़ा जाए, परिवार को रिस्टेब्लिश किया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। इस वजह से उसका उपयोग ना के बराबर होता है। अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसा बनाया जाए कि मिसयूज़ के लिए तुरंत ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट केस दर्ज हो जाए, तो शायद लॉ का मिसयूज़ करने वालों के हृदय में एक तरीके का डर पैदा होगा, जिससे वापस समाज में वापस ताना बाना वापस स्थिर हो पाएगा। थैंक यू मनीष जी, एज हम लोगों को गाइड करने के लिए, हमारी युवा पीढ़ियों को जो है का एक अंदर से जो डर है वो निकालने के लिए और सही गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाइयों। तो ये एक छोटी क्लिप्स थी, एक छोटा सा वीडियो था, एक हम लोग फाइट फॉर मैन ग्रुप की तरफ से एक समर्पण हमारी युवा पीढ़ियों के लिए या हमारे समाज के लिए, जहां हम ये मन से जो है लोगों के डर निकालना चाह रहे हैं। लोगों के मन में जो ये डर बैठा हुआ है कि हमारे ऊपर अगर झूठे आरोप लगे हैं तो इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसको लेके हमें सामने आना है, डर को हटाना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। चलिए, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ। तब तक नमस्कार।